चल सुन ले बेटा, रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा तुझे। चलो ध्यान दो इधर। क्या ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है, यस या नो? जितने भी ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर सकते हैं, यस या नो? हाँ या ना? क्या हर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर सकता है? यस, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करेगा इसलिए वो जिंदा रहेगा। ब्रीदिंग क्यों करेगा? ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग क्यों करेगा? ताकि उसको O2 चाहिए। क्या चाहिए? O2। ब्रीदिंग इसलिए करेगा कि ब्रीदिंग की हेल्प से वो O2 खींचेगा और O2 की हेल्प से वो एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनर्जी। हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी लगती है, इसलिए ब्रीदिंग वो करेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो ऑल ऑर्गेनिज्म डू ब्रीदिंग। समझा? इतना क्लियर है? ओके, ध्यान देना मेरे तरफ। सर हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? सर हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? ताकि बेटा हमें एनर्जी मिल सके। ब्रीदिंग से क्या मिलती है? एनर्जी। मैंने ब्रीदिंग से क्या मिलती है कैसे बताऊंगा मैं आगे, लेकिन ब्रीदिंग से मिलती है एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज करेगा तू लाइफ प्रोसेस के लिए। काय के लिए करेगा? लाइफ प्रोसेस के लिए। ब्रीदिंग के जरिए तुझे क्या मिलेगी? एनर्जी। वो कैसे होगा सर? सिंपल सी बात है, वाया ब्रीदिंग तेरे अंदर एक चीज जाएगी। कौन सी? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। वाया ब्रीदिंग अंदर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखता हूँ, सुन। वाया ब्रीदिंग तुम्हारे अंदर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन की हेल्प काय के लिए होंगी? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब बेटा कौन होता है? एटीपी प्रोडक्शन के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? लिख लो इसे। तो ब्रीदिंग का मेन पर्पज है, फैन बंद करायचा है। फैन बंद करो रे उधर का, सबसे लास्ट वाला। ब्रीदिंग का मेन पर्पज है बेटा एनर्जी प्रोडक्शन, जो काम करती है लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर एनर्जी और कहाँ से आती है? वो तो O2 है सर। एनर्जी आती है बेटा खाना खाने से। तूने खाना खाया, फूड में क्या है? फूड में है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फूड मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कार्बन से बना है। फूड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है, लिपिड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का तू करेगा ऑक्सीडेशन। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। जिससे तुझे यहाँ पे मिलेगी एनर्जी। बेटा क्या मिलेगी? और उसी ऑक्सीडेशन के जरिए यहाँ से गैस रिलीज होगी। कौन सी? CO2। तो ये कंसेप्ट है रेस्पिरेशन का। दैट वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन।
तूने खाना खाया, खाना मतलब कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन रहता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रहते हैं। इसको तुझे तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। इसके ऑक्सीडेशन से तुझे लास्ट में कौन मिलेगी, प्लस CO2। रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट कौन है, बता। रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कौन है, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कौन है, बाय प्रोडक्ट कौन है। रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट मतलब शुरू में लगने वाले केमिकल कौन है, चाहे वो प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है। समझ में आया, लिखो इसे। ये केस है रेस्पिरेशन की। तूने शुरू में जो लिया है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये कौन मिला सर, ये प्रोडक्ट। और ये क्या मिला सर, ये बाय प्रोडक्ट। हो गया लिखना। डबल क्या है प्रोडक्ट, उस एनर्जी का नाम है ATP। रेस्पिरेशन का मतलब है सर ऑक्सीडेशन हो रहा है सर वहां पे। हो गया। नेक्स्ट सर, इसे हम रेस्पिरेशन बोलेंगे सर, जो सेल के अंदर होता है। दूसरी बात, मेरी बात सुन बेटा, प्लांट्स है, जो NCERT में वो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, प्लांट्स है बेटा। प्लांट जो होता है इसमें एक तरफ लीफ है और एक तरफ रूट है। मेरी बात समझना, एक तरफ लीफ है, दूसरी तरफ कौन है, रूट है, प्लस स्टेम है। मेरी बात समझना, लीफ है, रूट है, स्टेम है। सर ये जो लीफ होता है ना, इसका और एक्चुअली नेचर होता है ऑटोट्रॉपिक। इसका एक्चुअल नेचर है ऑटोट्रॉपिक। क्यों सर, लीफ वो चीज़ है, लीफ वो चीज़ है जिसके ऊपर सनलाइट आने के बाद यहाँ पर सनलाइट प्लस CO2 प्लस CO2, इनकी हेल्प से यहाँ पे फूड बनता है। क्या बनता है, फूड। वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, CO2 और लाइट, CO2 और लाइट और वाटर, उससे क्या बनेगा, फूड। कहाँ बन रहा है ये, तो लीफ में क्या बन रहा। इसलिए लीफ कौन सा पार्ट हुआ, ऑटोट्रॉपिक हुआ। फिर इस फूड को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रूट और स्टेम के पास। इनके पास ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सर। तो फूड यहाँ पे जाएगा, फूड यहाँ पे जाएगा। फूड यहाँ पे जाने के बाद इस फूड का यहाँ पे यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। और इस फूड से वहाँ पे उनको मिलेगी एनर्जी, और एक बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, कौन सा, CO2। मतलब रूट और स्टेम खुद का खाना खुद कम बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, उनको खाना किसने प्रोवाइड किया है, लीफ ने। वो उसका नेचर क्या हुआ है, ऑटोट्रॉपिक। उसने खाना बना के किसको भेजा है, उन्होंने खाने का यूज किया है, इसलिए इनका नाम है हेटेरोट्रॉपिक एज ए नेचर। पूरा पौधा ऑटोट्रॉपिक है मानते हैं, लेकिन पौधे में एक्चुअल में खाना कौन बनाता है, जैसे घर में किचन है, किचन मेन चीज़ है खाना बनाने, पूरा घर नहीं है। हॉल में खाना नहीं बना सकते अपन, ना स्टोर रूम में।
भले हम किचन में खाना बना के हॉल में लेके जा सकते हैं खाने के लिए, ऐसा ही लीफ में खाना बनेगा, मतलब इसका नेचर ऑटोट्रॉपिक है, वहाँ से वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग जगह, जहाँ फूड का ब्रेकडाउन होगा, रेस्पिरेशन होगा, उससे क्या मिलेगी वहाँ पे, एनर्जी। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला? क्लियर है? लिखना हो तो लिखो, नहीं तो रहने दो। एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हो तुम। समोर म्हणायचं आहे? काय अभ्यास केला घरी? फक्त प्रॅक्टिकलच लिहित राहिला? बाकी स्टुडंट गेले नाही कॉलेजला? साडे 9 ते ओके। हाँ, हो गया। ये कैसे था, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन वगैरह तो बनेंगे नहीं। ऐसा कौन सा पौधा है, प्लांट किंगडम हमने पढ़ा है, ऐसा कौन सा पौधा है जो कम्प्लीटली पीएस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस? वो है अलगी। कौन है वो? क्योंकि उसमें ना रूट रहते हैं, ना स्टेम रहते हैं, ना लीफ रहते हैं। पूरा पौधा क्या परफॉर्म कर सकता है? तो आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो कम्प्लीटली पीएस कर सकता है? अलगी। बिकॉज नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, तो कम्प्लीटली पौधा क्या करेगा? पीएस करेगा, फोटोसिंथेसिस। चलो नेक्स्ट, सुन बेटा, अब बताइए रेस्पिरेशन में होता क्या है? सर कार्बन कार्बन बीच में एक बॉन्ड है सर। हाँ बॉन्ड है बेटा। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कभी भी, याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ब्रेक। बॉन्ड के टूटने से, बॉन्ड के टूटने से उसमें से कौन निकलती है? एनर्जी। याद रखना कभी भी, बॉन्ड जब टूटेगा तो उसमें से क्या रिलीज होगी? बिकॉज उस बॉन्ड के बीच में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन से। कैसे बॉन्ड बना है? दो केमिकल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड क्यों बनता है, किसके कारण बनता है? उसका मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन। कौन सा रीजन है? इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरह का एनर्जी है वो। तो सर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन रिलीज होंगी? एनर्जी। उस एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत जाने दो, इसको तुम ट्रैप करो। क्या करो? ट्रैप, पकड़ लो, और इसको तुम सीधा कन्वर्ट करो कौन से फॉर्म में? एटीपी। देख बेटा, बॉन्ड से निकली हुई एनर्जी एटीपी नहीं रहती, इससे निकली हुई एनर्जी एटीपी नहीं रहती, ये एनर्जी फ्री एनर्जी रहती है। इसको तुम्हें ट्रैप करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, और पकड़ के क्या बनाना पड़ता है? एटीपी बनाना पड़ता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये तो बोलेगा सर हमें एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को तोड़ो, एनर्जी मिलाओ। डायरेक्ट नहीं बनता ऐसे, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। तो जब जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या रिलीज होंगी?
वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता तू, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। समझ में आया? लिख लो इसे। तो बॉन्ड टूटा, एनर्जी रिलीज हुई, उसको ट्रैप किया एटीपी में, और तूने एटीपी का यूज किया। हो गया? चल सुन अभी बेटा, सुनते जा। सर कंसेप्ट, कंसेप्ट को सुन अभी, कंसेप्ट कैसा है तो बेटा, ये हो गया लिखना तेरा, ध्यान दे इधर। ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला फॉस्फोरस, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ऐसे लिख लेता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस और तीसरा फॉस्फोरस ऐसे होता है। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये है हाई फॉस्फेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये बनता कैसे है वो सुन, ये बनता कैसे है। ये बॉन्ड पहले नहीं रहता यहाँ पे, ये बॉन्ड नहीं रहता, पहले दो ही जन रहते हैं, एक का नाम क्या है एडीपी, इसका नाम क्या है पीआई, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बस ऐसे रहता है ये। हाँ, बीच में रहता है प्लस, प्लस मतलब ये अलग अलग है, प्लस मतलब कौन है ये, अलग अलग है। क्या होता है सुन, मैंने क्या बोला अभी अभी, मैंने बोला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन कार्बन, बोल बीच में कौन सा बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड था कि नहीं था? था। मैंने क्या बोला, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उससे कौन निकलेंगी, एनर्जी, कौन निकलेगी बेटा, इसी एनर्जी को यहाँ तू सबमिट कर ले। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बन चुका है दो फॉस्फेट के बीच में, ये बॉन्ड एक्चुअली ये एनर्जी से आया, जो एनर्जी कहाँ से आई, इस बॉन्ड से आई। समझा ये क्या था केस? मतलब तूने जब बॉन्ड तोड़ा तो क्या मिली, उस एनर्जी को डायरेक्ट यूज कर सकता है क्या तू? नेवर। एनर्जी को ट्रैप कर, पकड़। अब एनर्जी को पकड़ने का मतलब ऑब्वियसली इससे क्या बनाना पड़ेगा, इससे क्या बनाना पड़ेगा, बॉन्ड, किसके बीच में, फॉस्फोरस के बीच में। इससे तुझे यहाँ पे क्या मिलेगा सर, यहाँ पे तुझे मिलेगा कंप्लीटली एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया क्या? बॉन्ड बनने के बाद कौन बना, ये एडीपी प्लस पी आई, बीच में बॉन्ड कौन बना बेटा, एटीपी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो उससे क्या होता है सर, उससे ये होता है बेटा, उससे ये होता है जब भी तुझे इसकी जरूरत पड़े, जब भी तुझे इसकी जरूरत पड़े, इसको हम रिवर्स लिखते हैं, रिवर्स, ठीक है ऐसा लिखते हैं, एटीपी। जब भी इसका यूज हो जाए, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला फॉस्फोरस, दूसरा फॉस्फोरस और ये तीसरा फॉस्फोरस, ये ऐसा है तीसरा फॉस्फोरस। सर हमें एटीपी का यूज करना है बेटा, एटीपी का यूज करते समय ख्याल रखना, तुझे तोड़ना पड़ेगा ये लास्ट वाला बॉन्ड, हाई फॉस्फेट बॉन्ड। एटीपी का यूज करना है सर, काय के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। हाँ तो कैसे करेगा, ये बॉन्ड तोड़, ये बॉन्ड तोड़, जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से बेटा क्या निकलेगी, एनर्जी, इसका यूज कर तू काय के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी लाइफ प्रोसेस, मैं मोमेंट कर रहा हूँ, मुझे मेरी मसल को मोमेंट चाहिए, मसल को एटीपी चाहिए, हाँ रिएक्शंस हो रही है अंदर, उसके लिए एटीपी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। तो मैं लाइफ प्रोसेस के लिए जो एनर्जी निकाला हूँ, वो एनर्जी कहाँ से निकाला मैंने, बॉन्ड से, डायरेक्ट वहां से निकाला। क्या मैंने एनर्जी यूज किया कि ये, मैंने कौन सी एनर्जी यूज किया, जो यहाँ पे थी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा वापस तुझे वही चीज मिलेगी। सर कौन सी मिल जाएगी, देख ले तू, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना ये,
जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वापस तुझे क्या मिलेगा, एडीपी प्लस पीआई। मतलब ये दोनों साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं। मतलब सर, मतलब ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है ये अपने सेल के अंदर एटीपी जब टूटेगा एडीपी प्लस पीआई बनेगा। एडीपी पीआई प्लस के अंदर जब एनर्जी आएंगी, इसमें जब एनर्जी आएंगी तो वापस एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, कुछ लॉजिक लग रहा है तुझे? एटीपी से एनर्जी निकली, एटीपी से एनर्जी निकली, कौन बना, पीआई। इसमें एनर्जी ऐड हुई तो कौन बना, एटीपी। कुछ लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि दिमाग के ऊपर से जा रहा? बेटा तूने एटीपी का कौन सा बॉन्ड तोड़ा, एटीपी कौन सा बॉन्ड तोड़ा, इसको एटीपी बोलते हैं ना, हाँ। एटीपी कौन सा बॉन्ड तोड़ा, थर्ड नंबर का बॉन्ड, तो एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। उससे बाय प्रोडक्ट क्या मिला, तूने थर्ड नंबर का बॉन्ड तोड़ा ना, फिर वापस तूने इसमें एनर्जी ऐड किया, तो एनर्जी कहाँ पे ऐड करेगा, यहाँ पे, तो कौन मिला वापस से, एटीपी। ऐसे होता है ये। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना क्लियर? हाँ, ये मत लिख, मैं जो लिख के दूंगा वो लिखना, ये मत लिख फिलहाल। सर क्या लिखना है बेटा, ध्यान दे इधर। तेरे पास यहाँ पे एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। मैंने बोला इसमें से एक एनर्जी बॉन्ड निकाल ले, ये वाला निकाल लिया तूने, ये वाला बॉन्ड तूने निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिए। मतलब यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, कौन रिलीज हुई, इसका यूज कर तू लाइफ प्रोसेस के लिए, है के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब ये एटीपी टूटेगा, ये अलग हो जाएगा, बॉन्ड वाला जो हिस्सा है ये टूट गया, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बताना, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितने बार बोलूं मैं, एडीपी और पीआई बन गया बाय प्रोडक्ट। इसका रिवर्सिबल क्या होगा, तुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी, ताकि एनर्जी कहाँ पे आएगा, यहाँ आए, एटीपी बन सके। तो एनर्जी तूने लाया कहाँ से बेटा, हमने एनर्जी लाया, हमने एनर्जी लाया, इसलिए हमने फूड को ब्रेक किया था। किसको ब्रेक किया था, फूड को। फूड के बीच में कौन रहता है, बॉन्ड रहता है। हमने किसको ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कौन रिलीज हुई, एनर्जी। उसको एनर्जी हमने कहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, तब जाके कौन मिला, एटीपी। क्लियर हुआ ये क्या है? और ये ऑर्गेनिक फूड है आपका जो आप खाते हैं रोज का, बिस्किट वगैरह, रोटी वगैरह, ये वो। लिख लो इसे अब। कार्बन कार्बन जो है ना, ये फूड है। बताऊंगा मैं। बताऊंगा, ग्लाइकोलिसिस का कंसेप्ट आने दो। कौन सा कंसेप्ट, ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि एटीपी कैसे काम करता है उसके अकॉर्डिंग वो बोलना पड़ेगा।
हो गया लिखना आपका? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? मैंने बोला रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। हो गया लिखना ये? सर आपने बोला रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे बेटा मैंने बोला ये फूड है, इसको तो ब्रेक कर, उससे एनर्जी मिलेगी, उसको तो ट्रैप कर, उससे एटीपी मिलवा, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका? CO2। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है आखिर में? एटीपी प्लस बाय प्रोडक्ट, ये आपका रेस्पिरेशन है। क्या है ये? और इसी का नाम है ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम है इसका। कैसे आया वो देख। अभी ऑक्सीडेशन नाम कैसे आया वो देख। तूने क्या लिया शुरू में? कार्बन 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 कार्बन, और ये जो अंत वाला कार्बन है इसके ऊपर लगा है OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मेरी बात समझना यहाँ पे। कौन सा ग्रुप लगा है? OH। OH का मतलब कौन सा ग्रुप? अल्कोहलिक ग्रुप। बराबर है? हाँ। बाद में तूने क्या किया? कार्बन कार्बन कार्बन, तीन ही कार्बन लेते, कार्बन कार्बन कार्बन। OH को तूने CHO में कन्वर्ट किया। COH था ना? तो कैसा लगा था वो? इस कार्बन के पास अल्कोहलिक ग्रुप लगा था। कौन सा ग्रुप लगा था? OH। कार्बन के पास OH ग्रुप है। अब ये जो OH ग्रुप है बेटा, ये कन्वर्ट हुआ कौन से ग्रुप में? वहां तो कंफ्यूज मत हो सर, ये यहाँ पर भी तो CHO लग सकता है। ये ऐसे रहता है वो, ये ऐसे रहता है। तो कार्बन के पास है तो प्रॉपरली 4 बॉन्ड्स प्लस OH ग्रुप। और ये जो कंसेप्ट है, हाँ इसमें कार्बन, इसमें थोड़ा कार्बन में वैरी है, कार्बन बढ़ जाएगा एक। जैसे मैं CHO बोला इधर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे CHO आया। CHO कौन सा ग्रुप है? CHO एक स्पेशल ग्रुप है बेटा, जिस कार्बन के ऊपर जो है, जैसे कि CHO ऐसे आता है, ये CHO ऐसे आता है। मैं बैलेंस ही कर रहा हूँ इसको, बैलेंस कर रहा हूँ वैलेंसी इसकी। अल्कोहलिक ग्रुप ऐसे आता है। समझा मैंने क्या बोला? तो बोल रहे सर यहाँ पर भी CHO है, वहां पर भी CHO है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? OH ऐसे रहता है बेटा, इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे रहता है। ये मैंने ऐसे लिखा। कितना वैलेंसी ऑक्सीजन का? 2। तो ये है आपका कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइडिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा था, मैंने कोई केमिकल नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले OH ग्रुप रहता है, बाद में CHO रहता है, उसके बाद जरा इस कार्बन को देखना लास्ट वाले, CCC डबल बॉन्ड OH। अब यही बन गया सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इसका मतलब है सर कि पहले यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन था, सिंगल ही ठीक है। यहाँ पे सर एक चीज बढ़ गई है, वो नंबर बढ़ गया ऑक्सीजन का। काय का? मैं रिपीट करता हूँ, क्या हुआ देख ले बेटा। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? सर इसमें आप सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई, ऑक्सीजन। क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूंगा ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा? दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी बात, जब ये स्टेप आगे जाएगी, जब ये स्टेप आगे जाएगी तो मेरी बात समझ, कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन?
कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो वहां से चीज रिलीज होगी जिस चीज का नाम होता है CO2। क्या नाम है इसका? CO2। मतलब CO2 जो वहां से रिलीज होता है वो यहां से आया। समझा मैंने क्या बोला? तो रिलीज ऑफ CO2, और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट कौन है? CO2। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने समझाया ऑक्सीडेशन क्या है। जब मैं आपको और क्रेब साइकिल पढ़ाऊंगा तब और मीनिंग समझाऊंगा वहां पे ऑक्सीडेशन आपने क्यों बोला है। बताओ, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, या सॉरी ऑक्सीजन नहीं, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे इसको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे? कितने स्टेप है, कितनी डेफिनेशन है? 3। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 1, यहाँ पे कितना? 2, दैट इज ऑक्सीडेशन। उसके बाद में तू अलग डेफिनेशन बोल सकता है क्रेब साइकिल के वक्त। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेशन। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उधर मत देख, इधर देख। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेप जो मैंने पढ़ाई अभी अभी, ये थी सर कि यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया है, दैट्स वी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अंत में बेटा कौन सा बाय प्रोडक्ट निकला बाहर? CO2। ये एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट बता रहा हूँ इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोलना तू। और ये स्टेप आती है अपनी अलग अलग, जब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, एसिटिलेशन, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब ये अलग अलग स्टेप आएंगी। तो इसका नाम है सर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। यहां तक कंसेप्ट आपका हो चुका है ऑक्सीडेशन का, जिसमें जिसमें सर मेरी बात सुन, जिसमें सर मेरी बात सुनना, तेरा ये शुरू में प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट शुरू में था, तेरा प्रोडक्ट शुरू में था, ओके, ये प्रोडक्ट शुरू में था। इस प्रोडक्ट से तुझे धीरे धीरे क्या मिला? CO2। क्या मिला? धीरे धीरे मिला ना। कौन सी गैस रिलीज हुई? CO2, धीरे धीरे। इसको तो क्या बोलेगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर इसका मतलब ऐसा है सर कि आपके पास कोई फूड है और आपने इसको धीरे 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 कन्वर्ट किया CO2 में, तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। मतलब इसका सेकंड नाम क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन। क्या बोला? तूने शुरू में क्या लिया था? फूड, धीरे 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 इसको ब्रेक करता गया, ब्रेक करता गया, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन क्या मिला तुझे? CO2। उसको क्या बोलेगा तू? ऑक्सीडेशन, मतलब रेस्पिरेशन। लेकिन अगर कोई चीज को जलाएगा, तूने कोई ओवन लिया, कोई भट्टी लिया, केव, फूड को रखा, डायरेक्ट जलाया, तो डायरेक्ट तुझे ये मिलेगी चीज, मतलब बीच के स्टेप नहीं आएंगी। जब भी तू फूड को तोड़ेगा, तोड़ने की 2 प्रक्रिया, एक स्टेप बाय स्टेप और एक डायरेक्ट जलाओ। डायरेक्ट जलाने को हम कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन। मतलब दोनों में फूड टूट रहा है, दोनों में फूड ब्रेक हो रहा है, लेकिन अलग अलग चीजों से, अलग अलग तरीके से। यहाँ पे फूड टूट रहा है विद द हेल्प ऑक्सीडेशन एंड स्टेप बाय स्टेप CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट प्रोसेस है। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? तो हाँ, ग्लूकोज को जलाना, ऑन द पेपर जलाना, और तेरे पेट में जाके ग्लूकोज के टुकड़े होना, फर्क है इनमें। दोनों में ग्लूकोज टूट रहा है, लेकिन फर्क है। जलाने के बाद ग्लूकोज डायरेक्ट टूटेगा, डायरेक्ट कौन मिलेगा? CO2। और यहाँ पे धीरे धीरे मिलेगा। जब यहाँ पे कंबशन होता है, जलाना, यहाँ पे ATP नहीं मिलेगा तुझे। क्या नहीं मिलेगा? तूने ग्लूकोज लिया, जलाया, क्या ATP मिलेगा? लेकिन यहाँ तुझे ATP मिलेगा। दोनों में हो रहा है ब्रेक डाउन, कंबशन और रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ, धीरे धीरे सुनो। सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलर। एंजाइम की वजह से हो रहा है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ATP मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मिल रहा है ATP, फॉस्फोराइलेशन, मिल रहा है ATP, ये हो रहा है इसमें। कंबशन में कुछ नहीं हो रहा, ना ATP मिलेगा,
ना धीरे धीरे स्टेप चलेंगी, ना वहां पे सेल के अंदर चलेगा, ये डायरेक्टली जल रहा है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला रेस्पिरेशन के बारे में? अगर आपको ये डिफरेंस आया कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या फर्क है तो इसको याद रखना। फूड से अगर डायरेक्ट CO2 मिल रहा है तो वो क्या हुआ? कंबशन। हियर नो एटीपी, नो एंजाइम, नो स्टेप, नो एटीपी, नो एंजाइम, नो स्टेप, नो सेल। तो डायरेक्ट जला सकता है ग्लूकोज को बाहर। तूने बिस्किट को ही जला दिया, क्या हुआ? वो कंबशन एक प्रकार का। ठीक है, ओके। तो कंबशन रेस्पिरेशन में फर्क याद रखना बेटा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, क्या पौधे सांस लेते हैं? हाँ या ना बोल जल्दी। नहीं बोलेगा तो पौधा मर जाएगा बेटा। अरे हाँ या ना तो बोल। क्या पौधे सांस लेते हैं? क्या उनके पास लंग्स है? तो फिर कैसे? किडनी से लेते हैं? क्या पौधे सांस लेते हैं? पहले तुम सांस लो भाई, टेंशन में आ गए। सर्दी है क्या? हाँ? क्या पेड़ पौधे सांस लेते हैं? हाँ या ना? कैसे? उनके पास लंग्स तो नहीं है। हाँ? सुन, मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान दे इधर। प्लांट्स के पास, पहली चीज याद रख, प्लांट का एक ही काम है ब्रीदिंग का, एक्सचेंज ऑफ गैस। और इसका सीधा मीनिंग है डिफ्यूजन। क्या मीनिंग है इसका? तो प्लांट क्या करता है? गैस को डिफ्यूज करता है, डिफ्यूजन होता है उसमें। उसको लंग्स की जरूरत नहीं है। उसका हर हिस्सा, जैसे एग्जांपल मैं लीफ का एग्जांपल लूं। लीफ, लीफ फ्लैट होता है बेटा, जो लीफ होता है ना वो फ्लैट होता है। उनका लीफ का हिस्सा, लीफ फ्लैट होता है। तो फ्लैट होने से तुझे पता है लीफ में स्टोमेटा होता है। कौन होता है? तो फ्लैट होने की वजह से डायरेक्टली गैस यहाँ से होता है एक्सचेंज, जहाँ से स्टोमेटा है वहां से हुआ एक्सचेंज। ओके। अगर तू बात करेगा इनके स्टेम की, अगर तू बात करेगा इनके स्टेम की, तो स्टेम की बात सुन, स्टेम या रूट की बात सुन, स्पेशली स्टेम की बात सुन। स्टेम में बीच वाला पोर्शन मरा हुआ रहता है, डेड, ताकि उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके पिलर के जैसा। स्टेम में बीच वाला एरिया जो रहता है वुड वाला, वो क्या रहता है? डेड रहता है, डेड। तो बचा कौन सा एरिया? सरफेस वाला। तो सरफेस वाला पोर्शन जो होता है, O2 CO2 जो होता है, वो वहीं से एक्सचेंज करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना? मतलब लीफ का तो अपना काम कर रहा है, फ्लैट है, चपटा है, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। स्टेम को, लीफ को सहारे की जरूरत नहीं है। जैसे हमें, हमारे लंग्स को सभी को संभालना पड़ता है। लंग्स में हवा आएगी तब वो पूरे शरीर में फैलाएगा। इनका ऐसा नहीं है, लीफ का डिपार्टमेंट अलग है। लीफ उसका काम कर रहा है, स्टेम अपना काम कर रहा है, रूट अपना काम कर रहा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो उनको उससे गैस एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा लीफ के पास हवा आएगी फिर लीफ रूट को देगा, ऐसा नहीं होता। हर एक के पास पोरस है, पोरोसिटी है, वो हर एक गैस डिफ्यूज कर सकता है। पूरे पौधे में गैस डिफ्यूजन चालू है, बराबर है? हाँ। तो रूट का स्टेम का बीच वाला एरिया मरा हुआ है, इसलिए बीच में एकदम जाने की उसको जरूरत नहीं है। वहां पे कोई ऐसी वेन्स भी नहीं है, ना कोई वहां पे कोई जाइलम है, ना कोई फ्लोएम है। हाँ, उसको ऊपर ऊपर सिर्फ गैस एक्सचेंज करना पड़ता है। क्लियर हुआ? हमारे कैसे गहराई तक पहले लंग्स में हवा जाएगी, फिर वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से बॉडी के गहराई में उतरेगा, ऐसा नहीं चलता, क्योंकि इनका बीच वाला बॉडी मरा हुआ है। उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से चाहिए हवा। तो वहां पे एक ही प्रक्रिया चलेगी, वो कौन सी? फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर। समझ में आया? तो बेटा याद रखना, उसके बाद में चाहे तू स्टेम की बात कर
या रूट की बात कर, उनके पास एक एरिया होता है लेंटिसेल्स, एक पार्ट होता है प्लांट का, वहां से होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। इतना लिख ले तो प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस से करते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद में स्टेम है, रूट में लेंटिसेल रहता है, एक छोटा सा हिस्सा रहता है, वहां से होती है गैस एक्सचेंज। फॅन बंद करायचा आहे, फॅन बंद कर रे, इथे ठेवला मी, कधी फॅन सुरू कर कधी फॅन बंद कर, उसा का उतना ही काम है फिलहाल। और कुछ बोलना है? ये फैन बंद करना है तो चालू ही कब है? बंद कर, तो फैन चालू ही कब है? उसा ही कल वहां से वहां नहीं बैठेंगे कल वो। हाँ जा तू। हाँ हो गया। वो लीफ लिखने की जरूरत नहीं है, लीफ पहले से फ्लैट है, वहां तो गैस एक्सचेंज होगा। स्टेम का बीच वाला पोर्शन मरा हुआ है तो अपर अपर सरफेस से होता है गैस एक्सचेंज। यहाँ पे स्टेम में होता है अपर सरफेस से गैस एक्सचेंज, ऊपर ऊपर। हो गया बेटा? आदित्य का नहीं आला? हाँ चल नेक्स्ट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसका मतलब वो केमिकल जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है वो केमिकल जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो समझ बस। रेस्पिरेटरी सबस्टेंस का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देख बेटा, कार्ब, प्रोटीन और लिपिड, ये तीनों कौन है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्योंकि तीनों से तुझे क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? तो इनको बोलना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या तुझे विटामिन से मिलेगी? नहीं। मिनरल से मिलेगी? नहीं। पानी से मिलेगी? नहीं। हार्मोन से मिलेगी? नहीं। हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर जो भी है उसे एनर्जी मिलेगी? नहीं। फिर ये कौन है? नॉन सबस्ट्रेट में आते। पानी काय में आता? क्या तुझे पानी से एनर्जी मिलती है? एटीपी मिलता है? नहीं। तुझे एटीपी सिर्फ कहाँ से मिलता है? तीनों से, कार्ब, फैट, प्रोटीन। सबसे पहली चीज तेरी बॉडी ये काम करती है, सबसे पहले कार्ब से निकालती है एनर्जी। इसलिए जब भी हमें भूख लगती है ना तो हम पहले मीठा खा लेते हैं या फिर बिस्किट कोई खा लेते हैं जिसमें कार्ब ज़्यादा हो, वो चीज़ खा लेते हैं, उससे एनर्जी निकालता है। उसके बाद में शरीर में अगर कार्ब खत्म हो गया फिर शरीर जो है तुम्हारे फैट में से एनर्जी निकालता है, वो भी खत्म हो गया फिर वो प्रोटीन से एनर्जी निकालता है। ऐसे होता है सिस्टम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बेटा सुन ले, इधर ये कार्ब है, फिर यहाँ मैं ग्लूकोज लिखता हूँ, सुन ले मेरी बात, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से तेरे अंत में क्या मिलेगा? एटीपी प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। तो इस लाइन में ये जो हाईवे है, ये हाईवे, ये हाईवे, ये हाईवे, इस हाईवे को और भी कुछ नाम जुड़े हैं, जैसे प्रोटीन, ये जुड़ा है इस हाईवे से।
हाँ, अल्टीमेटली ये बनेगा एटीपी। इधर बना है लिपिड, ये भी इससे जुड़ा है। मतलब ग्लूकोज से अंत में क्या मिलने वाला है, और उसी रास्ते पे ये दोनों भी उसी रास्ते लग जाते हैं। जैसे समृद्धि महामार्ग, उसके कांटेक्ट में जितने भी गांव आते हैं वो उसी के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ऑन द ट्रैक है ये। जो आजू बाजू में है, जिनका कांटेक्ट नहीं है, वो नहीं है। तो जो हाईवे के कांटेक्ट में गांव है वो सबस्ट्रेट में आ जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? जैसे यहाँ पे कारंजा है, कारंजा लाड़ है, ये कारंजा लाड़ है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। उधर वाशिम, और कौन सा गाँव है रे? दामनगांव, ये धामनगांव, मलकापुर होगा। वाशिम भी आता है ना मेरे ख्याल से। कौन गया है समृद्धि से आप में से? हाँ, तो कौन है सबस्ट्रेट में? सबस्ट्रेट में कौन है सर? जो एटीपी बनाने में काम करते हैं वो सबस्ट्रेट में आते हैं। क्या वाटर, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सबस्ट्रेट में आते हैं? नहीं सर, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कितने केमिकल है सबस्ट्रेट में? 3। कौन कौन से लिख लें? कौन कौन से है? अरे बता जल्दी, कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है। कार्ब है, फैट, कार्ब प्रो नहीं, फैट लिपिड एक ही चीज है बेटा, वो एक ही चीज है। प्लांट्स में हम इसको लिपिड बोलते हैं, एनिमल में उसको फैट बोलते हैं। एक है फैट, दूसरा है बेटा कार्ब, तीसरा है प्रोटीन। इससे आपको एटीपी मिल जाएगा। हो गया इतना? हो गया इतना? एक लास्ट कंसेप्ट सुनो, बाकी मैं कल कंटिन्यू करूंगा ग्लाइकोलिसिस। कल से हम शुरू करेंगे ग्लाइकोलिसिस। मेरी लास्ट वाली बात सुन, क्या होगा? मेरी बात सुन बेटा, सर ये बड़ा सा सेल है, सुन ले मेरी बात, ये सेल है, इस सेल के भीतर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के भीतर है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एम्प्टी। मेरी बात सुनना, एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया है ये। सबसे पहले क्या होता है सर? सेल के बाहर ग्लूकोज है, सेल के बाहर ग्लूकोज है खून में। या फिर अगर मैं प्लांट की बात करूं, ये प्लांट की बात हो रही है, एनिमल की बात नहीं हो रही है। रेस्पिरेशन इन प्लांट है हेडलाइन, तो ये प्लांट की बात हो रही है। तो प्लांट में ग्लूकोज नहीं रहता, प्लांट में सुक्रोज रहता है। कौन रहता? सुक्रोज। और ये सुक्रोज रहता है फिलहाल, बता प्लांट में खाना कौन कैरी करता? फ्लोएम। कौन करता? तो फ्लोएम के अंदर खाना रहता है, कौन से फॉर्म में? सुक्रोज। ये सुक्रोज वाले भाई साहब यहाँ से यहाँ पे आते हैं, आ गए सुक्रोज। फिर सुक्रोज को ब्रेक कर तू। सुक्रोज इज मेड बाय टू थिंग, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बराबर है? सुक्रोज बनता है दोनों से। बता कौन कौन? बता। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मुझे किससे काम है फिलहाल? ग्लूकोज। दोनों आइसोमर है, एक में के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्लूकोज से, ग्लूकोज, पता है तुझे मैं क्या बात करूंगा? ग्लूकोज का तू कर ग्लाइकोलिसिस। क्या कर? क्या कर? ग्लाइकोलिसिस। उससे मिलेगा तुझे 2 पायरुवेट। ये बात याद रख। कितने पायरुवेट? 2 पायरुवेट। कितने पायरुवेट? पायरुवेट रहता है 3 कार्बन का, फिलहाल याद रख। पायरुवेट रहता 3 कार्बन का, ग्लूकोज रहता 6 कार्बन का। समझा? ग्लूकोज रहता, उसके टुकड़े होके 2 टुकड़े होंगे, 3 3 के 2 कंपाउंड, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड, बराबर है हिसाब? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए बेटा। फिर ये पायरुवेट वाला भाई साहब जो है यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगा? पायरुवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। कितने पायरुवेट गए बेटा? 2 पायरुवेट गए। कितने गए? 2 पायरुवेट।
फिर पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है दो एसिटिल कोए में, काय में कन्वर्ट हुआ, एसिटिल कोए में। यहां से काम है वो सुन, तो दो का हिसाब जारी रख, जो भी मिलेगा यहाँ पे दो पायरुवेट, दो पायरुवेट, दो एसिटिल कोए। फर्क कहाँ पे है, मेरी बात सुनना, दो पायरुवेट, बेटा ये कितने कार्बन का है, पायरुवेट कितने कार्बन का है, वो दो है, वो भूल जा, कितने कार्बन का है, उससे मिलेगा तुझे एसिटिल कोए, वो दो कार्बन का है। मतलब तुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे तीन से दो कार्बन बने, मतलब एक कार्बन का लॉस हुआ। अरे तीन कार्बन का कंपाउंड काय में कन्वर्ट हुआ, दो कार्बन में, लॉस नहीं हुआ क्या, हुआ ना लॉस। इसका मतलब है सर यहाँ से एक चीज रिलीज हुई, वो चीज थी बेटा CO2। कौन थी, CO2, वो भी दो CO2। कितने CO2, कैसे क्या दो, भाई हर कंपाउंड दो दो है तो कार्बन भी कितना निकलेगा, दो ही कार्बन निकलेगा ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, दो CO2 बना। हाँ सर। फिर एसिटिल कोए जो रहता है ये आगे जाके वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। केसी का मतलब है क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज क्रेसी, क्रेब्स साइकिल। व्हाट इज केसी, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल में तुझे क्या मिल जाएगा, क्रेब्स साइकिल जब हो रही है तो यहाँ पर भी बेटा दो CO2 बाहर यहाँ से निकलते हैं, दो CO2 बाहर यहाँ से निकलते हैं। इसका मतलब है सर कि यहाँ से दो CO2, यहाँ से दो CO2, मतलब कितने CO2 हो गए, चार, चार और दो, चार और दो छः, कितने CO2 बाहर निकले, छः CO2 बाहर निकले। कितने CO2, छः CO2 बाहर निकले, छः CO2 बाहर निकले, छः CO2 बाहर निकले। और तूने ग्लूकोज को ब्रेक किया था, बराबर है, तूने ग्लूकोज को ब्रेक किया था ना, मतलब एक ग्लूकोज अगर टूटता है, एक ग्लूकोज टूट रहा है तो कितने CO2 बाहर निकलते हैं, 6 CO2। ये हिसाब याद रख। When one glucose break, then how many CO2 will release, 6 CO2 रिलीज होता है। समझा मैंने क्या बोला, हाँ या ना, हाँ या ना। एक ग्लूकोज ब्रेक होता है तो कितना CO2 बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब एक ग्लूकोज का पूरी तरह से डीकार्बोक्सिलेशन होना और वहां से CO2 रिलीज होना, इस तरह से, इससे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और जो इतना हिस्सा था, इतना हिस्सा था जहां पे तुझे ग्लूकोज से कौन मिला, पायरुवेट। ग्लूकोज से कौन मिला, पायरुवेट। बेटा इस स्टेप को हम कहते हैं, इस स्टेप का नाम है पार्शियल ऑक्सीडेशन। याद रखना, अगर सिर्फ तेरे सेल में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, जिससे ग्लूकोज से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज से क्या मिल रहा, बस पायरुवेट पे रुक जा, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का CO2 निकल नहीं रहा, दिख रहा है कहीं पे CO2 निकल रहा है, तो इतनी स्टेप को देखना सिर्फ, ग्लूकोज से कौन बना, कहीं CO2 बाहर निकला, कोई CO2 बाहर निकला, मतलब ये कौन सा ऑक्सीडेशन है, पार्शियल। लेकिन जब वो स्टेप आगे जाएगी, वो स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पायरुवेट से कौन मिलेगा, एसिटिल कोए, वहां से एक CO2 निकलेगा, फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाएगी, वहां से दो CO2 निकलेंगे, ऐसे दो और दो चार, तब जाके होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होता है, बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला, तो रिपीट करो। when one glucose undergo the oxidation, how many CO2 will release, 6। क्लियर है, इसको लिख लो, बाकी हम कल बात करेंगे, घर जाके पढ़ लेना, ये मैं कल भी रिपीट करूंगा, इसे कल रिपीट करूंगा बेटा इसको। प्रेजेंट दो।